तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे हमारे चारों ओर किस प्रकार की वस्तुएं हैं। एक ही पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। पदार्थों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हम जानेंगे विलय अथवा अविलय क्या है, पारदर्शिता, अपारदर्शिता तथा पारभासी क्या है, हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इन सब की आकृतियां, रंग तथा गुण अलग अलग होती हैं। कुछ वस्तुएं गोल होती हैं, जैसे फुटबॉल या संतरे। कुछ वस्तुएं बेलन के आकार की होती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, पाइप। कुछ वस्तुएं आयताकार होती हैं, जैसे किताब, कॉपी, कैरम बोर्ड। विभिन्न वस्तुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लकड़ी भूरे रंग की होती है, कपास सफेद रंग की। कुछ वस्तुएं कठोर तथा कुछ नरम होती हैं, जैसे लोहा कठोर होता है तथा कपास नरम होता है। अब हम जानेंगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है या अंतर है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हमने अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, कुछ वस्तुओं की आकृति, कुछ वस्तुओं के रंग, कुछ वस्तुओं के गुण, जैसे वे कठोर हैं या नरम हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही जाना। अब आपको अपने चारों ओर देखकर तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचाननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग या तरीके हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। तो अब हम समझेंगे आखिर आकृतियां अर्थात गोल हैं वे वस्तुएं, या आयताकार हैं, या वर्ग के समान की हैं, या बेलनाकार हैं। यह आकृतियां कहलाती हैं। जिस पदार्थ से वे बने हैं का अर्थ है, क्या वे लकड़ी से बने हैं। लकड़ी एक पदार्थ है, प्लास्टिक भी एक पदार्थ है, धातु एक पदार्थ है, कागज, रुई, ये सभी एक पदार्थ हैं। यानी क्या वे वस्तुएं इन सभी पदार्थों से बन सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के
और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं का क्या अभिप्राय है? आपने प्लास्टिक के कप, पेंसिल, अखबार, सब्जियां जरूर देखी होंगी। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा प्लास्टिक का कप सिर्फ प्लास्टिक से बना होता है, जबकि पेंसिल कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। अखबार या सब्जियां कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं तथा एक पदार्थ से भी कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो आपके चारों ओर की वस्तुएं कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसा आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दो काम करने हैं। आपके घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तु की एक सूची बनानी है। साथ में आपको ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जिसके बारे में आप केवल सोच सकते हैं, उन्हें अपने क्लास में नहीं ला सकते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने जान लिया किन्हीं वस्तुओं को आप उनकी आकृति के आधार पर समूहित कर सकते हैं, किन्हीं वस्तुओं को आप उनके रंगों के आधार पर समूह में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई वस्तुएं एक या एक से अधिक प्रकार की पदार्थ से बनाए गए हैं, उनके आधार पर भी आप उन्हें समूहित रख सकते हैं। जैसे कोई प्लेट इस्पात से भी बन सकता है या कांच से भी बन सकता है या प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। उनके आधार पर भी आप उन्हें समूहित कर सकते हैं। इसके अलावा कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी को आप लकड़ी से बना सकते हैं। यानी पदार्थों के आधार पर भी कितनी सारी वस्तुओं को बनाया जाता है, उनके आधार पर भी आप उन्हें समूहित कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमने यह पाया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चलिए इन पंक्तियों को हमें अच्छे से समझना है। जैसे टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, हम इन्हें स्कूल में देख सकते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी एक पदार्थ है। उसी प्रकार कप, मग, बाल्टी इत्यादि प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक भी एक पदार्थ है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। अब यह सवाल उठता है, किसी वस्तु को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए? हालांकि प्रत्येक पदार्थ का अपना एक गुण होता है, इसी के अनुसार हमें पदार्थों का चयन करना चाहिए। जैसे आभूषण के लिए हम सोने, चांदी या अन्य धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, कागज या प्लास्टिक का नहीं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। अब हम जानेंगे पदार्थों के गुण के बारे में। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता?
यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाया जाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ कपड़े के गिलास को बनाकर उसमें पानी को रखा जा रहा है, लेकिन पानी कपड़े में नहीं टिक पा रहा है और वह बाहर गिर जा रहा है। अब हम पदार्थों के गुण को संक्षेप में समझ लेते हैं। दिखावट, चमक, कठोरता, पारदर्शिता ये सब पदार्थ के गुण हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी चमकदार धातु के उदाहरण हैं। सोने तथा चांदी का प्रयोग आभूषण के लिए होता है। पारदर्शिता भी पदार्थ का एक गुण है, जैसे ग्लास, पानी, हवा तथा कुछ प्लास्टिक है। उसी प्रकार कठोरता भी पदार्थ का एक गुण है, जैसे किसी पदार्थ का नरम होना या कठोर होना। स्पंज, तकिया, रजाई इत्यादि नरम होते हैं। कठोर पदार्थ को दबाया तक नहीं जा सकता है, जैसे पत्थर, ईंट तथा लोहे के छड़ इत्यादि। तो बच्चों, अब हम दिखावट के बारे में समझेंगे। दिखावट आखिर क्या है? पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। यह बात आपको याद रखनी है। लकड़ी से बने सामान या अन्य धातुओं से बने सामान को आप आसानी से उनके बीच अंतर को निकाल सकते हैं। पदार्थों में एक और गुण पाया जाता है, उन्हें हम द्युति या चमक कहते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं, कीजिए। द्युति क्या है? जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, द्युति यानी चमक। यहाँ पर यह पदार्थ चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यह देख सकते हैं कि अगर आप किन्हीं दो पदार्थों को काट दें बीच से या उन्हें रेगमाल से रगड़ दें तो वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं आपको पता चलेगा। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति या चमक होती है वे प्रायः धातु के होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है।
अब हम पदार्थ के एक और गुण के बारे में जानेंगे, वह है कठोरता। कठोरता बच्चों क्या है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ को आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। एक धातु की चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, याद रखना है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई एक कोमल पदार्थ है, स्पंज भी एक कोमल पदार्थ है, जबकि लकड़ी एक कठोर पदार्थ है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे विलय अथवा अविलय क्या है। तो बच्चों, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू यानी रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। ये जो पदार्थ आपको एकत्र करने के लिए कहा गया है, इन सभी पदार्थों को आप पानी के साथ मिलाएं। मिलाने पर कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो पानी के साथ पूरी तरह मिल जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, जहाँ नमक जल में पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाती है, लेकिन बालू, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा यह पूरी तरह से पानी में लुप्त नहीं होगा। इसके अलावा जितने तेल जातीय जितने भी वस्तुएं हैं, वह तेल कभी भी पानी में नहीं घुल पाता है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं या विलीन हो गए हैं। हम कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं, यानी घुल गए हैं। विलय कहने का तात्पर्य विलीन हो जाना। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यानी जल के साथ मिल नहीं पाते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय हैं, यानी जल में विलीन होने वाले पदार्थ नहीं हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए अब आपको बताना है कि हमारे शरीर के प्रकार्यों में जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह भूमिका आखिर क्या है, यह आपको बताना है। अब हम अगर इस सारणी में ध्यान दें तो सिरिका यानी विनेगर यह भली भांति मिश्रित होता है जल में, याद रखना है। नींबू का रस भी हो जाता है, लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया, किसी भी प्रकार का तेल पानी में कभी भी मिश्रित नहीं होता है। आपको बच्चों यह बात भी याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये जो गैस है, इसके अलावा यही गैस हमारे क्या पानी में घुल सकते हैं। कुछ गैसें जल में विलय यानी घुल सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें
थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, याद रखना है, जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है। जल में रहने वाले जंतुओं और पादप यानी पौधों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपने जाना कि जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, इसके अलावा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की भी रहती है। अब हमें आगे जानना है कि कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब सकती है। तो आपको ऐसे 5 वस्तुओं के नाम लिखना है जो जल में तैर सकती हैं और वे 5 वस्तुएं जो जल में डूब सकती हैं। हम जान लेंगे पदार्थ के एक और गुण के बारे में जिन्हें हम पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता आखिर क्या होती है? आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों को सोचिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि दूसरे खिलाड़ी आपको न देख पाए। उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी जिनसे आसानी से एक पार से दूसरे पार में देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसानी से उसे बाहर से देखा जा सके। अब हम बात करेंगे अपारदर्शी क्या होते हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं और इन्हीं अपारदर्शी पदार्थों की सहायता से ही हम लुका छिपी का खेल भी खेलते हैं। जैसे लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र या दीवार, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं। इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे पारभासी के बारे में। पारभासी आखिर क्या है? पारभासी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। उन्हें पारभासी कहते हैं, यानी पार दिखने का आभास होना ही पारभासी कहते हैं। जैसे कागज पर लगे तेल में तेल के धब्बे द्वारा अगर आप किसी चीज को देखना चाहें तो आप स्पष्ट रूप से उस चीज को नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव अगर दिया जाए, टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए तो आप देखेंगे आपके जो हथेली है उनका कुछ हिस्सा पारभासी हो जाता है। इस हिस्से से आप पूरी तरह से इस पार तो नहीं देख सकते हैं लेकिन पार का आभास होता है। इसके अलावा खिड़की में लगे कांच जो होते हैं वह पारभासी होते हैं। आपको याद रखना है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस पूरे अध्याय में आपने क्या सीखा है। आपने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थ का समूहन उनके गुणों में, समानताओं में अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। अब हम जानेंगे हमें
पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, जैसा इस पूरे चैप्टर का ही उद्देश्य है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों को समूह में अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। अर्थात वे पदार्थ जिनका गुण लगभग एक समान है, उनको एक समूह में रखा जाता है, और वे पदार्थ जिनका एक अलग गुण पाया जाता है, उन्हें एक और दूसरे समूह में रखा जाता है। तो इस प्रकार पदार्थ के गुणों का अध्ययन करके भी, इन पैटर्न का अवलोकन करके इन्हें समूहित किया जाता है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।